हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ई टेंडरिंग के विरोध को लेकर सरपंचों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। सरकार से 2 दौर की बातचीत जो है वो विफल होने के बाद सरपंचों ने चंडीगढ़ कूच करने का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने सरपंचों को रोकने के लिए पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर में मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की। वहीं वाटर कैनर के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती भी रही। इस दौरान सरपंचों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। आपको बता दें, जिसके बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल सरपंचों से बातचीत के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन सरपंचों से सहमति नहीं बन पाई और एक बार फिर सरकार की सरपंचों को मनाने की जो कोशिश है वो नाकाम रही। बातचीत विफल होने के बाद पुलिस ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर में भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल का भी प्रयोग किया, जिसके बाद सरपंचों ने पंचकुला में ही पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान किया और कहा कि जब तक ई टेंडरिंग रद्द नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। तो देखिए, 3 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ कूच करते हुए देखिए सरपंच आपको नजर आए जिस दौरान ये कूच कर रहे थे। वही सरपंच और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। देखिए, बैरिकेडिंग भी की गई थी। वही आपको बता दे, बातचीत भी की गई। दूसरी बार ये बातचीत हुई। बातचीत जो है वो भी बेनतीजा रही। तो ई टेंडरिंग रद्द करने के लिए लगातार सरपंच जो है अपनी आवाज उठाते हुए देखिए आज भी उन्होंने चंडीगढ़ कूच किया है। इस दौरान जो है तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आई। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सुनेगी। अपना हक लेके जाएंगे। और कहाँ से आए आप? हम बुटाना से आए हैं, गोवाना तहसील। सभी सरपंच यहाँ पर पहुँचे। लगभग कितनी तादाद होगी सरपंचों की जो आज यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? मैडम, लाखों की तादाद में पहुँचे हैं। सरपंच 6000 से ज़्यादा है जी। 6000 से ज़्यादा सरपंच आए हैं। रही मांग की बात, मांग तो खट्टर साहब को माननी पड़ेगी जी, लेकिन तंग कितना कर सकता है वो तंग करके देख रहा है। सरपंचों की मांग तो माननी पड़ेगी, 100% माननी पड़ेगी। आप सच्चाई मानो। लेके जाएंगे। कोई भी है, कोई भी हक है, अपना लेके जाएंगे। सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, ठीक है। हाँ, जो सरपंच साहिबान यहाँ आए हुए हैं वो पूरे रेगुलेशन से अपने आंदोलन कर रहे हैं। कोई वो नहीं है, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। बस अपनी मांगे हम पूरे हक से उनके सामने रख रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 1.5 साल बाद इलेक्शन है। अगर सरकार को घुटने पर नहीं बिठा देना तो ये भी सरपंच एकता नहीं होगी हरियाणा की। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर किन मांगों को लेकर सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए आपको जानकारी देते हैं क्या कुछ मांगे हैं। आपको बता दें, 30 लाख तक की राशि के कार्य कराने का अधिकार मिले, ये मांगे सरपंचों की है। वही आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना भी दे रहे हैं। वही सभी विकास कार्यों में सरपंचों के हस्तक्षेप हो, ये भी मांग कर रहे हैं। विकास कार्यों में खामी मिलने पर जेई एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई हो, ये भी मांग कर रहे हैं। वही पंचायत रकबे में जमीन की रजिस्ट्री में 1% पंचायतों को, आपको बता दें, बिजली बिलों में 2% पैसा पंचायत खातों में डलवाया जाए। सरपंच के लिए टोल टैक्स माफ हो। तो देखिए, ये तमाम जो मांगे आपको ये टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए, ये मांग जो है ये सरपंच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि सरपंचों की मांग है कि मानदेय 30,000 रुपए किया जाए। तो ये तमाम जो मांगे हैं, लगातार सरपंच जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वही पूर्व सरपंचों की जो पेंशन है वो भी बढ़ाई जाए। तो ये भी उनकी मांगे हैं जो वो सरकार से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। राइट टू रिकॉल सभी जनप्रतिनिधियों पर लागू हो, सरपंचों का कहना है। राइट टू रिकॉल सभी जनप्रतिनिधियों पर लागू हो, यह भी मांग रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर कहा है कि सरकार उनके साथ चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि सरपंचों को यह व्यवस्था एक बार फिर अपनानी चाहिए। फिर कोई अगर दिक्कत होगी तो उसे खत्म होगी, उन पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वार्ता से ही समाधान निकाला जा सकता है। से चर्चा चल रही है। मैंने पहले भी कहा है, एक बार प्रयास करना चाहिए। प्रयास में दिक्कतें आएंगी, हमें भी आई। अगर उसके अंदर दिक्कत कोई आगे नहीं रिजॉल्व होती तो बैठ के चर्चा कर लेंगे। सरपंचों ने अभी परमानेंट कोई रास्ते तो बंद नहीं है और वार्ता से ही हल निकाले जाते हैं।
वहीं एनएलओ नेता विधायक अभय चौटाला ने सरपंचों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरपंचों को वहां जाकर घेराव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरपंचों को सरकार के प्रतिनिधियों को अपनी गांव की एंट्री बैन कर देनी चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में गठबंधन की सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई जिसपे लोगों का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। बीजेपी अब हरियाणा में भाईचारा खत्म करने पर उतर गई है। मैं तो सरपंचों से एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन्हें कहीं जाकर के घेराव नहीं करना चाहिए। उनको तो ये फैसला करना चाहिए अपने अपने जिले में मीटिंग बुला करके कि जहाँ कहीं सरकार का नुमाइंदा किसी गांव में जाएगा, वहाँ सारे सरपंच उस ब्लॉक के इकट्ठे होकर के जाएं, गांव के लोगों से बात करें कि ये हमारा अपमान करते हैं और आपने हमें चुना है, अगर हमारा अपमान है तो आपका अपमान पहले है, इसलिए ऐसे लोगों को गांव में ना आने दो। पिछले 3 वर्ष से इस प्रदेश और देश के अंदर भाजपा की जो सरकार है, जसपा की जो भाजपा के साथ सरकार है, लोगों से बड़े वायदे करके सत्ता में आए हुए लोग हैं और वायदे पूरे करने की बजाय ऐसी योजनाएं बढ़ाई है जिससे लोगों का आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ और जाति रूप से भी नुकसान किया। अब तो भाजपा जो है वो इस बात पे उतर गई कि हरियाणा के भाईचारे को खत्म कर दिया जाए। झज्जर के डिघर गांव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आपको बता दें, राजीव गांधी स्टेडियम में 4 मार्च तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रबंधन कमेटी ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राजीव गांधी खेल काउंसिल में निजी कोष में 10 लाख अनुदान देने की घोषणा की है। तो आपको बता दें, सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे हुए थे, उन्होंने शुभारंभ किया है। वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निजी कोष से 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। तो आपको देखिए, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों में जोश आप देख सकते हैं, खिलाड़ी जो है यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हुए भी नजर आए और वहीं देखिए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया गया। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने खिलाड़ियों से भी उन्होंने मिले हैं, मुलाकात उन्होंने किया है। तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ियों में जोश जो है वो भी देखते हुए बना। आपको बता दें, इस दौरान 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफ इंडिया और हरियाणा हैंडबॉल फेडरेशन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने डिगल के अंदर इस टूर्नामेंट को रखा, जहाँ गांव को भी नेशनल लेवल टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिला है। इस गांव से 70 से ज़्यादा खिलाड़ी हैंडबॉल के अलग अलग सर्विसेज में लगे हैं। मेरा ये मानना है कि ये टूर्नामेंट और प्रेरणा देगा ग्रामीण खिलाड़ियों को भी हैंडबॉल के प्रति जुड़ने के लिए। ये फायदा भी करेगा हमारे युवाओं को इस गेम के बारे में और सीखने का। और वहीं इस मौके पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जब एक खिलाड़ी खेल में काम करता है तो वो अकेला काम नहीं करता, उसके पीछे बहुत लोग जो है वो काम करते हैं। हमारा हरियाणा किसानी और खेल के लिए मशहूर है। इस मौके पर उन्होंने दिग्विजय चौटाला के नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट को स्थापित करने के लिए बधाई दी है। देखिए, मैं एक सांसद के तौर पर तो नहीं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। मैं दिग्विजय, एक छोटे भाई, बहुत प्यार से न्योता दिया और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके हौसला अफजाई के लिए, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा स्पोर्ट्स से और अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स से, कुश्ती से, बॉक्सिंग से बहुत गहरा सरोकार रहा है। मुझे काम करने का मौका मिला है और विशेष तौर पर नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स जो रहे हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला है, चाहे वो लीग के माध्यम से रहा हो
चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग माध्यमों से रहा हो, तो मैं इन सभी स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ और मैं इसका महत्व समझता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय चीज़ है कि आज झज्जर में इसका 34वीं चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। मैं स्टेट के एसोसिएशन को भी और नेशनल एसोसिएशन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ एक सफल आयोजन के लिए। विशेष तौर पर भाई दिग्विजय चौटाला को मैं इस बात का धन्यवाद और मुबारक देना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो ऊर्जा के साथ एक ऐसे नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट को इस्टेब्लिश करने में तत्पर हैं और हमेशा इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको नए आयाम तक पहुंचाया जा सके। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि फेडरेशन भी एक बहुत आप लोग लकी हैं कि आपके पास ऐसे अध्यक्ष हैं जो आपकी पैरोकारी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, खासकर नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स को। जब एक टीम, एक स्पोर्ट्स मैन, एक एथलीट काम करता है, मेहनत करता है किसी नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचने के लिए, तो उसके पीछे बहुत लोग काम करते हैं। वो सिर्फ अकेला नहीं होता है, उसके कोच होते हैं, उनकी टीम्स होती हैं, उनकी फेडरेशंस होती हैं, उन सबकी मेहनत लगती है, तब जाकर एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन वहाँ तक पहुँच सकता है। और हरियाणा तो हमारा दो चीज़ों के लिए मशहूर है, किसानी के लिए और खेल के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल बल्लभगढ़ में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आज बल्लभगढ़ के नवनिर्मित रघु सचिवालय का दौरा उन्होंने किया। इस मौके पर उनके साथ पुलिस कमिश्नर डीसी विक्रम सिंह सहित अन्य अधिकारी और मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निकल कॉलेज पंचकुला गुरुग्राम की तर्ज पर एक गेस्ट हाउस की मांग रखेंगे। आने वाले दिनों में बल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी की जाएगी। वहीं इसीलिए यहां भी गेस्ट हाउस की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात देंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा खुद विजिट करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे बात भी करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां जांचने के लिए पहुंचे। मंत्री जी, क्या सौगात बल्लभगढ़ को मिलने जा रही है, चूँकि मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं? मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा। और बल्लभगढ़ ने बड़ी सौगात 215 करोड़ का एलिवेटेड पुल दिया है, सोना पुल दिया है, मुंजेसर का पुल मिलने वाला है। और सबसे बड़ी सौगात ये है मुख्यमंत्री जी की कि हमको मिनी सेक्रेटरीट, महिला कॉलेज बहन सुषमा स्वराज के नाम से रानी की छतरी, 3 सौगात मुख्यमंत्री कल हमको देंगे। और इससे क्या है कि बल्लभगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। एक छत के नीचे सब काम होंगे और एक छत के नीचे सारे शहर के काम हैं वो सब पूरे होंगे। और बेटियों को लिए कॉलेज मिलेगा, जो बेटियाँ इधर उधर चलती थी और बेटियाँ एक कॉलेज छत के नीचे बेटे पढ़ेंगे। मिनी सेक्रेटरीट बन गया, महिलाओं का कॉलेज बन गया, रानी की छतरी एलिवेटेड 215 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर कर दिए गए। क्या लगता है कि अब जिला स्तर की जो तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ बल्लभगढ़ में मिलेंगी? समस्याएं तो ख़त्म नहीं होती। हुई पॉलिटेक्निक कॉलेज मुख्यमंत्री और मांगेंगे कि बल्लभगढ़ के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए। नीलोखेड़ी जाते हैं, मेवात में जाते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज और बल्लभगढ़ में लेंगे और 2 एलिपेड लेंगे। अभी तो बहुत समस्याएं शहर में, एक नहीं। अरे पिछले समय में किसी ने कोई विकास तो किया नहीं, और पिछले समय में तो पैसा आता था लास्ट बल्लभगढ़ में ख़त्म हो जाता था। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा ना, बल्लभगढ़ के लोगों को देखते हुए जो स्कूल दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, सामुदायिक भवन दिए हैं, रोड दिए हैं, सड़क दिए हैं, पानी दिया है। और 52 करोड़ के जो हमको रेन्यूअल दिए, 52 करोड़ के रेन्यूअल, जो 3 रेन्यूअल दिए, मैं उसका भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि मुख्यमंत्री के जी ने जो बल्लभगढ़ पर कृपा करी है। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम सब लोग मांगेंगे कुछ, उनका स्वागत करें। बिल्कुल, ये हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से बल्लभगढ़ को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम तरह की यहाँ परियोजनाओं को दिया है। और ऐसे में जहाँ एक तरफ मिनी सेक्रेटरीट मिला है, तो वहीं महिलाओं के कॉलेज के साथ साथ में पुराने जो पुरातत्व विभाग का जो जीर्णोद्धार उस रानी की छतरी का किया गया है, उसकी भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
भिवानी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ठाकुर वीर सिंह पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी में उनकी आस्था है और बीजेपी में उनकी रुचि है। वो बीजेपी में किसी भी तरह कोई भी घुटन महसूस नहीं कर रहे। इस दौरान बेरोजगारी के सवाल पर राव इंद्रजीत ने कहा कि कोरोना के चलते बेरोजगारी बढ़ी है। पूरी दुनिया पर कोरोना का असर हुआ है। प्रधानमंत्री देश में समृद्ध बना रहे हैं। ठाकुर वीर सिंह के नाम के ऊपर ये पार्क का नाम रचा गया है। 77 के अंदर ये पार्क बनाया गया था, लेकिन 2007 के अंदर ये पार्क बनाया गया था। और जब से ये बना है इसके अंदर लोग व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, योगा करते हैं। उनके साहिबजादे विक्रम सिंह जी ने मेरे को यहाँ आज बुलाया है और इस पार्क का सौंदर्यीकरण हो इसके लिए निवेदन किया है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और अपने एमएलए साहिबान, एमपी साहिबान जो यहाँ के हैं, उनकी तरफ से भी इनको आश्वस्त करवाया है कि आने वाले समय के अंदर इसको बहुत बढ़िया पार्क बनाएंगे, क्योंकि शहर के बीच के अंदर ये एक ऐसा पार्क है। खबर गुरुग्राम से है। G20 के अधिवेशन का आगाज हो गया है। अधिवेशन में 38 देशों के डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे। खास बात यह है कि हरियाणा में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेजबानी मिली है। पहले दिन आपको बता दें G20 में देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है और सत्र को संबोधित किया है। इस बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम में कई विषयों पर गहनता से चर्चा की गई है। उद्घाटन सत्र में भारत की ओर से G20 ACWAC चेयरमैन राहुल सिंह और इटली के चेयरमैन गियोवन्नी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। पहले सत्र में भ्रष्टाचार संबंधित आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सूचना साझाकरण के सुधार में भी चर्चा की गई। आपको जानकारी दे दें, G20 देशों में गुरुग्राम में 3 देशों तक बैठक चलेगी। वहीं इस बाद आपको बता दें 4 मार्च को विदेशी प्रतिनिधि मंडल को हरियाणा के कला एवं संस्कृति से रूबरू भी कराया जाएगा। उनको सम्मान भी किया जाएगा। कई तरह की तैयारियां की गई हैं। पलवल के हथीन विधानसभा इनेलो में परिवर्तन यात्रा पहुंची। आपको बता दें इस दौरान इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के साथ पलवल जिला अध्यक्ष अजीत बॉबी, हथीन हल्का अध्यक्ष वेद प्रकाश पहलवान सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गांव मिडकोला और मड़नाका, जनाचोली और घरग्रोट में परिवर्तन यात्रा छठा दिन रही। आपको बता दें हथीन में परिवर्तन यात्रा रात्रि विश्राम होगा। प्रदेश में कई जिलों में सफाई कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों के हाथों में उल्टी झाड़ू लेकर प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफी का आरोप भी लगाया। वहीं झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा है। अगर हिसार की बात करें तो हिसार में भी कर्मचारियों ने नियम कार्यालय में प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं सोनीपत में भी आपको बता दें, अंबाला में भी सर्व कर्मचारी जो है संघ निगम कमिश्नर मोनिका गुप्ता के कार्यालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो देखिए आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें रेल पर लगे सभी सफाई कर्मचारी नियमित हो। रोल पर लगे आपको बता दें 10,500 में से 4,298 कर्मचारी नियमित है। तो देखिए तमाम जो मांगे हैं कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वही उनको भी नियमित करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे। सरकार और कर्मचारी महासंघ के बीच हुई थी सहमति, आपको बता दें। तो ये तमाम मांगे हैं जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम को सरकार रद्द करने का आदेश दे, ये भी मांग कर रहे हैं कर्मचारी। आपको बता दें नई पेंशन स्कीम को रद्द करे, वही एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग जो है वो कर्मचारी कर रहे हैं। साथ ही साथ कहना है कि नई जो पेंशन स्कीम है उसे रद्द किया जाए। प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारियों को रोल पर लिया जाए। आपको बता दें तो ये तमाम जो मांगे हैं वो कर्मचारी जो है वो कर रहे हैं। वही उन्होंने कहा जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन। हाँ जी, सरकार ने 2 बार समझौते कर लिए और उससे पहले फैसला किया था हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ बैठ के कि हम हाई कोर्ट से अप्रूव लेके ने तमाम 10,500 कर्मचारी, उस टाइम 13,500 हैं जो 14 माह हैं,
उन सभी कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे और वहाँ से हम मंजूरी ले लेते हैं। कोई बीच में अड़चन ना आए, कोई स्टे वगैरह ना ले ले। तो पहले जब मंजूरी ले ली, अब उन्हें डर किस बात का है? हमारी मांग है कि जो आप लोगों ने समझौते किए है उसको तुरंत प्रभाव से लागू होने चाहिए। हमारी जो अक्टूबर 29 तारीख को दिवाली की जो 11 दिन की हड़ताल चली थी, हमारे जो डेपुटेशन का जो समझौता हुआ था 11 दिन की हड़ताल के दौरान ये फैसला हुआ था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको सभी को पक्का कर दिया जाएगा। 2000 की पॉलिसी बनाकर हर महीने 2000 कर्मचारी पक्के किए जाएंगे और 4-5 महीने में हमारे सारे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे। जबकि इन्होंने सरकार ने प्रोविजनिंग कॉपी भी जारी की थी, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ऐसा पत्र नहीं जारी किया गया और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई चलाई गई है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। कैथल के गांव बाबा लदाना में जुनैद नाजिर हत्याकांड मामले में आरोपी कालू के घर में पुलिस रेड के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में कई गांवों के ग्रामीणों के साथ कई हिंदू संगठन के नेताओं ने भी शिरकत करके एक कमेटी का गठन किया है। इस दौरान आपको बता दें, कमेटी ने महापंचायत में 4 बड़े फैसले लिए हैं। कमेटी की ओर से नासिर और जुनैद हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ राजस्थान पुलिस ने गौरक्षक दल के सदस्य के घर में सीधा नहीं जाने का फैसला लिया गया है। कमेटी की ओर से कहा गया है कि राजस्थान पुलिस से कोई पूछताछ करनी है तो उनके सामने ही करनी होगी। वहीं श्रीकांत की पत्नी से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। आज जो महापंचायत में फैसला लिया गया वो आपके सामने है। अभी सरपंच साहब ने सुनाया सभी को। तो जो श्रीकांत के बेटे की डेथ हुई है उसको 50 लाख रुपया और परिवार के एक बच्चे को नौकरी चाहिए। तो दूसरा, जो राजस्थान की पुलिस यहाँ तंग परेशान कर रही है उसको रोका जाए। तो अगर कसाई के मरने पर सरकारें उनको पैसा दे सकती हैं, 20-20 लाख रुपया दे सकती हैं और नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं, ये तो गो भक्त हैं, जान बचाने वाले हैं। वो कसाई जान लेने वाले हैं जिन्होंने लाखों गायों का कत्ल किया है। वो अपनी मौत बेमौत मारे गए हैं, भगवान ने उनको सजा दी है, जिसका जिम्मा गोरक्षकों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। पर हम घबराने वाले नहीं हैं। मार्च के पहले दिन ही आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महीने के पहले दिन ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, जिसके बाद दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया है। वहीं इसी के साथ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है 350 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 2119.50 रुपए बढ़ेगा। वही बता दें, बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद देश के प्रमुख शहरों में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर कितने का मिलेगा और इससे पहले कितने का मिल रहा था उस पर भी नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है और पहले ये सिलेंडर कितने मिल रहे थे। तो देखिए, आपको बता रहे हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पहले 1053 रुपए का मिलता था, लेकिन अब जो नई कीमत है 1103 रुपए हो गई है। वही अगर मुंबई की बात करें तो पहले 1052 रुपए में मिलता था, लेकिन अब 1100 से भी ज्यादा कीमत में मिलेगी। वही अगर कोलकाता की बात करें तो पहले 1089 रुपए में मिलता था सिलेंडर, लेकिन अब 1129 रुपए का हो गया है। चेन्नई की अगर बात करें तो पहले 1068 रुपए का सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब 1118 का मिलेगा। तो आज मार्च का पहला महीना और पहले ही तारीख में एक बार फिर से लोगों को महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।